So, hello everyone, how are you all? Welcome to Wise IAS, the most reliable platform for your UPSC preparations. We are almost in the end of our ethics series, and today is the lecture 7. Today, we are going to discuss about probity in governance, concept of public service, philosophical basis of governance and probity, information sharing, transparency in government, right to information, code of ethics, code of conduct, citizens charter, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, challenges of corruption. This lecture you can say is containing bundle of topics. बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमेशा इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू यूट्यूब एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स टू। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द वाइज आईएएस ऐप एंड एक्सप्लोर द अदर जीएस कोर्सेज। लाइकवाइज एथिक्स की सीरीज की अगर बात करूं तो एथिक्स में जो टॉपिक हमें दिए गए हैं, आज का हमारा टॉपिक इतना शॉर्ट, इतना सिंपल और इतना प्यारा है, लाइक डिजर्ट्स आर इन द एंड ऑफ अ मील। आपके हर खाने के बाद जो मीठा होता है और वो आपके खाने को पूरा कर देता है, इसी तरीके से हमारा आज का ये टॉपिक हमारे एथिक्स की सीरीज को कंप्लीट करेगा। ये छोटा सा, सिंपल सा और बहुत प्यारा सा टॉपिक। तो प्रॉबिटी इन गवर्नेंस की अगर बात करें, व्हाट इज प्रॉबिटी इन गवर्नेंस? Probity in governance is defined as having strong ethical and moral values in the process of governance. तो जो एथिकल या मॉरल वैल्यूज के बारे में हमने चर्चा करी, हमारे पुराने लेक्चर्स में हमने एथिक्स सीखे, मॉरल वैल्यूज सीखी, वो सारी जब गवर्नेंस में आ जाएंगी तो उसको कहते हैं प्रॉबिटी इन गवर्नेंस। गुड वैल्यूज इन गवर्नेंस आर ऑनेस्टी, अकाउंटेबल होना, इंटीग्रिटी होना या कंपैशन होना, right? Probity is the quality of having strong knowledge of moral principles and integrity in personal or public relations. It includes honesty, decency of a person or organization in applying their moral principles in personal as well as in public life. तो ऑनेस्टी और डिसेंसी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो ना कि हमारी पब्लिक लाइफ में बल्कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई किए जाते हैं, राइट? सो वी कैन से इट इज अ क्वालिटी ऑफ एनी इंडिविजुअल। तो इस क्वालिटी को जब, या नॉलेज को, क्वालिटी को, या इन सारी चीजों को हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करेंगे या पब्लिक गवर्नेंस में अप्लाई करेंगे तो इसको कहेंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। Probity represents the approach to life in which a person adheres to the best principles. अपने सारे बेस्ट प्रिंसिपल्स को एडहेयर करना, उसको फॉलो करना, एंड आइडियाज रादर देन सिंपली अवॉइडिंग करप्ट और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इन पर्सनल एंड पब्लिक रिलेशंस। तो मतलब अपने बेस्ट प्रिंसिपल्स को तो फॉलो हम करेंगे, बेस्ट प्रिंसिपल्स, इसको तो हम फॉलो करेंगे करेंगे हर हाल में करेंगे। सिर्फ करप्ट प्रैक्टिसेस से किनारा करना, करप्ट प्रैक्टिसेस से किनारा करना, क्या इसको प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस कहेंगे? नहीं। हमें बेस्ट प्रिंसिपल्स फॉलो करना, साथ में करप्ट प्रैक्टिसेस से किनारा करना, इसको हम कहेंगे प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, राइट? नेक्स्ट, नाउ व्हाई यूपीएससी have listed this topic in ethics? We can just know about the importance of probity in governance by answering this question. तो यूपीएससी को कुछ सिविल सर्वेंट्स चाहिए जिनमें कुछ ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो। तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इस तरीके से लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल एंड वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये बहुत एसेंशियल है और बहुत इफेक्टिव फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोसाइटी के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक डेवलप करे, इसको कहते हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिजल्ट्स इन एब्सेंस ऑफ करप्शन। बेसिकली करप्शन हमारे समाज का वो कीड़ा है, जब तक उसे नहीं मारा जाएगा या उसको नहीं मारा जाएगा तब तक हमारे समाज में
जो चीजें चल रही हैं गलत मलत वो चलती रहें। तो करप्शन को खत्म करने के लिए प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। स्मूथ एंड बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। तो लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए जब करप्शन होगी, लॉज कैसे इंप्लीमेंट होंगे? या जब हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज नहीं होंगे, हमारे प्रिंसिपल्स नहीं होंगे, तो लॉज कैसे इंप्लीमेंट होंगे? तो स्मूथ और बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज के लिए प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंश्योर्ड। तो ट्रांसपेरेंसी आ गई, अकाउंटेबिलिटी आ गई, राइट? टू इंश्योर इंटीग्रिटी एंड एथिकल बिहेवियर एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गवर्नेंस। यानी कि हमारे अंदर इंटीग्रिटी हो, एथिकल बिहेवियर हो एंड अकाउंटेबिलिटी हो गवर्नेंस में, राइट? नेक्स्ट इज एनहांसेस सोशल कैपिटल एंड ट्रस्ट अमंग द पीपल। हमारे लोगों के बीच में विश्वास बना रहे और हमारा सोशल कैपिटल इंक्रीज हो, इसलिए प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो हमारे रिसोर्सेस, यू ऑल नो द रिसोर्सेस आर स्कार्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हमने टॉपिक पढ़ा होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्या कहती है कि हमारे स्कार्स रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज किया जाए कि उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन देयर इज अ प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, राइट? नेक्स्ट, व्हाट आर द इश्यूज इन द प्रेजेंट सिस्टम? हमें प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की जरूरत क्यों? आज के हमारे सिस्टम में कुछ इश्यूज या होंगे, इस वजह से प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का कंसेप्ट हमारे दिमाग में चल रहा है और हम इसे लाने की कोशिश कर रहे हैं। Absence of corruption and fair implementation of laws is a prerequisite for property in governance. तो करप्शन का सफाया होना और लॉज को फेयरली इंप्लीमेंट किया जाना प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस की बुनियादी नींव है। अगर करप्शन नहीं होगी, अगर हमारे लॉज सही से इंप्लीमेंट होंगे, तभी प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हमारे समाज में या हमारे देश में या हमारी गवर्नमेंट ला सकती। Unfortunately for India, discipline is disappearing fast from public life, and without discipline, no real progress is possible. हमारे इंडिया में आजकल डिसिप्लिन हमारी सोसाइटी में से या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में से गायब होता जा रहा है। No one is adhering to discipline. You would have heard about some civil servants कि अपनी पावर्स को वो किस तरीके से अपने पर्पस के लिए, अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए यूज कर रहे हैं। पीछे कुछ दिनों कुछ न्यूज में भी था, राइट? तो डिसिप्लिन हमारी जिंदगी से गायब होता जा रहा है और डिसिप्लिन एक इशू है, डिसिप्लिन का गायब होना इशू है जो कि प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस को हिंडर कर रहा है, उसमें बाधा बन रहा है, उसमें रोक बन रहा है। We are being swamped by the culture of indiscipline, untruth, no morality, both public and private life. तो हमारा कल्चर किसी दूसरे कल्चर से रिप्लेस हो रहा है। वो चीजें क्या हैं? मोरालिटी नहीं है, ट्रुथ नहीं है, पब्लिक प्राइवेट लाइफ दोनों में डिसिप्लिन नहीं है, राइट? दीज आर द इश्यूज। अब नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने क्या किया? प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई। अब उस रिपोर्ट में काफी कुछ कहा गया। NCRWC इन्होंने क्या बोला? made a detailed report on property and governance. According to the commission, an important requisite for ensuring property and governance is absence of corruption. हमने डिस्कस करा। One which does not have the political will to enact the laws necessary for its progress and development, and or does not possess the political will to implement the laws even when made. यानी कि अगर किसी ने बिना मर्जी के, बिना विल के लॉ बना ही दिया, उसकी मर्जी नहीं थी पर उसने लॉ बना दिया, तो वो उसको कभी इंप्लीमेंट भी नहीं होने देगा। यानी कि अगर पब्लिक प्रेशर में, बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड कोई लॉ बना दिया गया, उसको इंप्लीमेंट तो वही करेंगे ना जिन्होंने बनाया। आपकी मशीनरी ही नहीं बनाई जाएगी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए,
तो उस लॉ को बनाने का क्या फायदा? बेसिकली लेजिस्लेचर इज टू मेक द लॉज एंड एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट देम। अब लेजिस्लेचर अपने लॉ में एक बेयर लॉ बना दे, उसको इंप्लीमेंट करने का कोई मैकेनिज्म या उसको इंप्लीमेंट करने की पावर्स ही एग्जीक्यूटिव को ना दे, तो उसको एग्जीक्यूट किया ही कैसे जाएगा या उसको इंप्लीमेंट किया ही कैसे जाएगा? Next is, if there is no discipline in the society, no real or meaningful development of or progress is possible. डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो मीनिंगफुल प्रोग्रेस आएगी कहां से? करप्शन एंड इनडिसिप्लिन फीड अपॉन ईच अदर. यू वुड हैव हर्ड अबाउट पैरासाइट्स. तो करप्शन और इनडिसिप्लिन दे फीड अपॉन ईच अदर. जहां करप्शन होगी वहां इनडिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, पनप जाएगा, और जहां इनडिसिप्लिन होगा वहां करप्शन अपने आप आ जाएगी. नेक्स्ट, हाउ टू इंश्योर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस. अब प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के इश्यूज देखे, उसकी इंपॉर्टेंस देखी. अब उसको इंश्योर कैसे किया जाए? इसको इंश्योर करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स बहुत जरूरी है. अब कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स हमारे इस टॉपिक का पार्ट भी है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सिटीजन्स सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन चार्टर और सर्विस डिलीवरी, यानी कि जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये सिटीजन सेंट्रिक हो, यानी कि सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन चार्टर्स या सर्विस डिलीवरी सिटीजन को ध्यान में रख के बनाई जाएगी. राइट. इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, हमारे जो पब्लिक फंड्स है उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए. टैकलिंग करप्शन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक लोकपाल एंड लोकायुक्ता टू डील विद द करप्शन. ऐसे इंस्टीट्यूशनल भी डेवलपमेंट करी जा सकती है हमारी सोसाइटी में. राइट. चैलेंजेस इन इंश्योरिंग प्रॉपर्टी, अब इसमें हमारी अड़चनें क्या आएंगी या आ सकती है? हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग दी कम्युनिटीज, तो इनइक्वालिटी बहुत, यू कैन से रिच और पुअर, द रिच इज बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर इज बिकमिंग मोर पुअर. विमेन एंड मेन 6 रेशो, अभी तो फिर बराबर होने आई है, पर अगर वर्क कल्चर देखें हमारे इंडिया का, द नंबर ऑफ विमेन आर एट वर्क एज कंपेयर टू मेन एट वर्क, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा. दीज आर ऑल इनइक्वालिटीज. राइट. नो इंसेंटिव, अब गुड गवर्नेंस के लिए या प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस के लिए देयर इज नो इंसेंटिव. नथिंग इज देयर टू मेक एनीवन motivate or to innovate any idea about property in governance or to initiate or to ensure property in governance. Right. Next, no fear or accountability, no fear of accountability. accountability का कोई डर ही नहीं कि हमें accountable भी होना है. Right. lack of leadership, लीडरशिप ही नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं है तो हम चलेंगे कैसे? नेक्स्ट, पुअर वर्क कल्चर, हमारा जो वर्क कल्चर है वो इतना खराब है, हमें आदतें पड़ गई हैं उस तरीके से काम करने की, कन्वेंशनल तरीके से काम करने की. राइट. डिस्क्रिशन इन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो मनमर्जियां चलेंगी. मनमर्जी बिल्कुल, हर कोई अपने तरीके से काम करेगा. पुअर एंड एम्बिगुअस वैल्यू सिस्टम, देयर इज नो वैल्यू फॉर एनीथिंग, किसी के अच्छे काम को सराहने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा. राइट. नेक्स्ट, अब वेज टू इंप्रूव प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस. प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस को इंप्रूव कैसे किया? हम ये नहीं कह सकते कि हमारे गवर्नमेंट में प्रॉपर्टी नहीं है, देयर इज प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, पर उसको इंप्रूव करने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है. तो इसको इंप्रूव किया जा सकता है वैल्यू एजुकेशन से. हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको स्ट्रांग बनाए, उसमें हम ऐसी वैल्यूज इनकलकेट करें कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, आगे जनरेशंस आ रही हैं, दे मस्ट हैव दीज वैल्यूज. राइट. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, एक रेवोल्यूशनरी की जरूरत है जो हमें गाइड करे. राइट. हाई इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड चाहिए. इमोशनल इंटेलिजेंस हमने डिस्कस करा डिटेल में, ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. राइट. गुड एंड एथिकल गवर्नेंस सिस्टम, अगेन इंडिपेंडेंट मीडिया,
हमारा मीडिया इंडिपेंडेंट होगी तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, बिकॉज इंडिपेंडेंट मीडिया वुड इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी, राइट। वाइब्रेंट सिविक सोसाइटी, अब हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो जागरूक होगी तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस ऑब्वियसली होगी। अगर हम कहें कि कोई जो जैसे करता रहे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस का मकसद ही क्या? फिर तो एक्शंस डिस्क्रिशनरी होंगे ही होंगे, राइट। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी अगर हम इंश्योर कर दें तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस कैन बी इंश्योर्ड, राइट। पीपल विद राइट एप्टीट्यूड मस्ट बी चोजन। एप्टीट्यूड काहे इसको टॉपिक बनाया हमारे यूपीएससी ने? इसीलिए ताकि पीपल विद राइट एप्टीट्यूड मस्ट बी चोजन, राइट। नेक्स्ट, हेल्दी वर्क कल्चर। हमारा वर्क कल्चर जो है उसमें खामियां दूर करके उसको इंप्रूव कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस कैन बी इंप्रूव्ड, राइट। आई विल बी समवॉट फास्ट क्योंकि आज हमारे पास टॉपिक्स बहुत सारे हैं, टू इंश्योर कि ये वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए और हमारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज पब्लिक सर्विस। अब पब्लिक सर्विस क्या है? बेसिकली अगर आपको अंदाजा हो पब्लिक सर्विस, एज द नेम सजेस्ट, गवर्नमेंट हमें जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ये पब्लिक को जो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको हम पब्लिक सर्विस कहेंगे। पब्लिक सर्विस में यू कैन से योर हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन सिस्टम, रोड्स, इंफ्रा, ये सारी चीजें पब्लिक सर्विस में आएंगी, राइट। नेक्स्ट, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ पब्लिक सर्विस। अब हमारे 4 फिलोसॉफिकल बेसिस हैं पब्लिक सर्विस के। अलग अलग हमारे जो मॉरल थिंकर्स हुए उनके बारे में जब पढ़ेंगे आप, हमने डिस्कस करा भी हमारे पिछले लेक्चर्स में, तो वी कम टू नो अबाउट देयर आइडिया और देयर आइडियोलॉजी अबाउट पब्लिक सर्विस। अर्थशास्त्र में बहुत कुछ लिखा गया कि पब्लिक सर्विस कैसे होनी चाहिए, एक राजा को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, राइट। तो हमारे 4 फिलोसॉफिकल बेसिस बनेंगे। सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो हमारे जो आइडियोलॉजी इस तरीके से चलेगी, हमारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने इस तरीके से सोचा, ये इस तरीके से बोला, देयर इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक। The government is bound to provide public service to the people by this contract, by social contract theory, right? Spirituality. अब स्पिरिचुअलिटी में क्या है? स्पिरिचुअलिटी में हमारे थिंकर्स ने ये सोचा कि अगर किसी को मोक्ष पाना है, अगर किसी को जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति पानी, तो पब्लिक सर्विस कर दो, पब्लिक की हेल्प कर दो, पब्लिक का भला कर दो, पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कर दो, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। एक राजा जब अपनी प्रजा को खुश रखेगा या उसको बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देगा, तभी वो अच्छा राजा कहला पाएगा। एक तरीके से हम बोले तो राम राज्य, राइट। अब गिविंग बैक थ्योरी। गिविंग बैक थ्योरी इज समवॉट इंटरेस्टिंग। ये थ्योरी इस तरीके से, ये फिलोसॉफिकल बेसिस इस तरीके से हम समझेंगे कि मान लीजिए देयर इज अ सिविल सर्वेंट ए। अब इस सिविल सर्वेंट ने क्या किया? इस सिविल सर्वेंट का एक घर था, ये मान लीजिए इसका घर है, तो इसने पब्लिक के पैसे से, पब्लिक का पैसा, पब्लिक के पैसे से अपना घर भर लिया, ठीक है। अब गिविंग बैक थ्योरी ये कहेगी जहां से इसने अपना घर भरा, अब टाइम आ गया है क्योंकि उसको सैल्वेशन पाना है, तो ये पैसा वो वापस पब्लिक के ऊपर लगाए, राइट। तो ये घर में जो पैसा रखा है ये वापस पब्लिक के ऊपर लगाओ। दिस इज गिविंग बैक, फिलोसॉफिकल बेसिस, राइट। नेक्स्ट इज स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब आजकल हमारे यूथ में दिस इज वेरी कॉमन, आप सब में भी होगा, देश की सेवा करने का भाव, देश के लिए कुछ करने का भाव, देश के लिए मर मिटने का भाव, राइट। तो स्पिरिट ऑफ सर्विस, वो सर्विस जिस तरीके की हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आईएएस हो, या यूपीएससी के अंदर आने वाला कोई भी हो,
तो देश के लिए पब्लिक सर्विस में जाने के लिए स्पिरिट ऑफ सर्विस जब आप में आ जाएगी, आपकी आत्मा ये कहेगी कि मुझे देश के लिए कुछ करना, तो वो इस पॉइंट के अंदर आएगा, राइट। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, वेरी इजी। As the name suggests, information sharing and transparency are two words that are used interchangingly time and again. इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या है कि मैं आपसे कोई जानकारी शेयर कर रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि मैं जानकारी चाहे शेयर कर नहीं रहा, पर मैंने अपना सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट कर दिया कि यू कैन गेट टू नो कि इंफॉर्मेशन है क्या, राइट। तो देयर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस, पर दोनों टर्म्स काफी बार एक दूसरे के स्थान पर यूज कर ली जाती है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुआ? टू मेक पब्लिक ऑफिशियल्स अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस। एक पब्लिक सर्वेंट जो कुछ भी एक्शन कर रहा है उसके लिए वो अकाउंटेबल हो, इसके लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी इज इंपॉर्टेंट। आपके वार्ड के एमसी ने आपके वार्ड में सड़कें बनवा दी और उसमें कितना पैसा लगा और उसने सरकारी रिकॉर्ड से कितना पैसा लिया, फॉर एग्जाम्पल से ओनली, राइट। तो जब इंफॉर्मेशन शेयरिंग या ट्रांसपेरेंसी होगी, यू कैन गेट टू नो कि 100 करोड़ की अगर सड़कें बनी थी तो क्या उसने 100 करोड़ ही लिया, या बुक्स में कुछ सड़कें बनी, असल में बनी ही नहीं, एक्चुअल में बनी ही नहीं, पर बुक्स में से खर्चा डाल दिया गया और बुक्स में से पैसे उसने ले लिए, राइट। टू फाइट करप्शन, अब अगेन अगर उसने ऐसा किया तो करप्शन थी, इसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ने के लिए ट्रांसपेरेंसी इज मस्ट। टू क्लेम आवर राइट्स, अब हमारा राइट क्या है? हमारा राइट तो है ना कि इस देश में करप्शन ना, ट्रांसपेरेंसी हो, राइट। टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट, विश्वास बनाने के लिए, अगर उसने बिल्कुल ठीक किया होगा तो आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट तो बन ही जाएगा, राइट। द नेक्स्ट इज टू इंश्योर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, राइट। टू मेक गवर्नमेंट्स मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस होगी तो गवर्नमेंट अपने आप एफिशिएंट होंगी और इफेक्टिव होंगी। टू एनकरेज पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन टू बूस्ट द इकोनॉमी, जब करप्शन नहीं होगी, गवर्नमेंट एफिशिएंट होगी, तो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो अपने आप आएगी, राइट। अब व्हाट आर द चैलेंजेस इन ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग? चैलेंजेस डिस्कस करें तो देयर इज स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट, हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, हमारी सोसाइटी की जो हायरार्की है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है, जैसे पहाड़ पे गोल 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 सड़क घूमती है ना, इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है गवर्नेंस का वो कॉम्प्लेक्स है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको गोल 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 घूम के फिर शायद आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, राइट। नेक्स्ट इज प्राइवेसी एंड सीक्रेसी। अब जब हम ओथ लेते हैं सिविल सर्वेंट के पद के ऊपर, या हमारे कुछ भी पोस्ट आप कह लें, तो हमें हमारी ओथ में कुछ चीजों की ओथ हम ये भी लेते हैं कि हम अंदर की जानकारी डिस्कस नहीं करेंगे या शेयर नहीं करेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये भी यही कहता है। तो ये हमें रोकता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। ग्रीवेंसेस, जिस तरीके की इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है उससे हमेशा ग्रीवेंसेस रहते हैं कि वो सही जानकारी नहीं दी गई, ये गलत दे दी गई। इम्यूनिटीज, अगर हम जानकारी किसी को ना दें तो सम पीपल आर इम्यून, some of the government officials are immune, they are not bound to provide any sort of information to anyone. Threat to activist, अब मान लीजिए सोसाइटी में कोई एक नौजवान निकल आए, वो बोले जी मैं तो एक्टिविस्ट हूं, मैं तो एक सोशल वर्कर हूं, ठीक है। तो वो क्या करे, वो आरटीआई डाल के या किसी भी तरीके से, या तो आरटीआई डाले या कुछ भी करे, हाँ, कंप्लेंट्स डाले, समाज का भला करना चाहे, तो क्या होगा? जो लोग करप्ट हैं, जिनके पीछे वो पड़ा है,
वो तो उसी की जिंदगी के पीछे पड़ जाएंगे। तो देयर इज अ लाइफ थ्रेट टू एक्टिविस्ट। डिलेज, अब डिले की बात करूं तो यू कैन से द इंफॉर्मेशन डिलेड is information denied. Information delayed is information denied. जानकारी देर से देना और जानकारी ना देना एक बराबर ही होगा, राइट? डिजिटल आउटरीच, अब जो हमारा यहाँ रूरल समाज है या रूरल पीपल है, रूरल इंडिया है, दे डोंट हैव एक्सेस टू इंटरनेट, दे कैन नॉट एक्सेस द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब। हमारे आरटीआई एक्ट ने तो ये बोल दिया कि हमारे कुछ अथॉरिटीज को अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करनी होगी। अब वो वेबसाइट पे पब्लिश तो कर दिया, पर उसका फायदा क्या हुआ अगर हमारा रूरल इंडिया ही उसको देख नहीं पा रहा? हमारे कुछ लोग तो उससे वंचित रह गए, राइट? नेक्स्ट इज कल्चर। अब जो हमारा कल्चर है वो ऐसा है ही नहीं कि इंफॉर्मेशन शेयर हो, वो ऐसा है ही नहीं कि ट्रांसपेरेंसी हो, वो है डिस्क्रिप्शन वाला। जब मन करेगा काम करेंगे, जब मन करेगा काम नहीं करेंगे। लंच ब्रेक 1 बजे होगा और हम 12:30 बजे लंच की ब्रेक कर लेंगे, 12:30 पे लंच ब्रेक कर लेंगे और लंच ब्रेक के बाद लंच ब्रेक मान लीजिए 30 मिनट्स की है, हम बैठेंगे काम पे 3 बजे दोबारा से। तो इनडिसिप्लिन और वर्क कल्चर, राइट? अब आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट इज अ वेरी सिंपल एक्ट. This act clearly says if any citizen of India needs any type of information from the public authorities about the public act, he can file an application with that authority to the public information officer designated for that purpose. That means every public department has to designate a person who is named as public information officer. That public information officer, PIO, Public Information Officer, is bound to provide the information requested by any citizen, and that too also in 30 days, within the time span of 30 days. There is some fees for every information to be provided. People in India who are below poverty line, they are not charged any fees for any information requested, right? तो ऐसे कुछ रूल्स हमारे आरटीआई एक्ट में बनाए गए सरकार को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, सरकार के काम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए और अकाउंटेबल बनाने के लिए। The right to information is embedded in Article 19(1) of the Constitution and a fundamental right. It is all about asking questions and getting answers of as a right. ये हमारा अधिकार, fundamental right. The act applies to all states and union territories of India, including the UT of J&K and Ladakh. After the J&K reorganization bill, इस एक्ट को भी वहां अप्लाई करा गया. Under this act, any citizen may request information from a public authority which is required to respond within 30 days. Building of institutions like हमारा CPC बन गया, CIO बन गया या SPC बन गया, राइट? तो ऐसी कुछ मशीनरी हमारे आरटीआई एक्ट में बनाई गई. इसमें हमारा CIC आएगा, SIC आएगा और ये तो कमीशंस बन गई. इसके अलावा हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स आए. अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन देने से डिनाई किया, वी कैन मूव टू SIC और CIC इन अ हायरार्की. CIC बोले तो सेंट्रल, SIC बोले तो स्टेट का, राइट? PIO सबसे नीचे जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी. अगर नहीं मिलती, यू कैन फाइल अपील और कंप्लेन, राइट? नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू एम्पावर द सिटीजंस विद इंफॉर्मेशन, लोगों को जानकारी देके उनको एम्पावर करना. टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. टू कर्टेन करप्शन, करप्शन को काबू करने के लिए. टू एनहांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. अब डेमोक्रेसी तभी रहेगी जब अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होगी, राइट? नेक्स्ट, इश्यूज एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट. अब इश्यूज बहुत सारे इसको इंप्लीमेंट करने के लिए. अगेन वही
एक्ट तो हमने बना दिया, पर बनाने की इच्छा नहीं थी या थी। वो कब सामने आते हैं चीजें, जब हमारे इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन आती। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है। ऑल्दो योर अ प्लेन लेटर अमाउंट्स टू आरटीआई, पर कुछ लोगों ने, कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपना फॉर्मेट निकाल दिया, हमें तो इसी फॉर्मेट पे चाहिए। पुअर रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, हमारे रिकॉर्ड्स ही म्यूटिलेट हो जाते हैं। अगर आप अपने एरिया की तहसील में कभी गए हो तो वहां के रिकॉर्ड रूम में देखना किस तरीके से रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, राइट। लैक ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टाफ फॉर रनिंग इंफॉर्मेशन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन तो बना दी, पर उनके पास बैठने की जगह नहीं है। बैठने की जगह है तो वहां बैठने वाले लोग नहीं। डाइल्यूशन ऑफ सप्लीमेंट्री लॉस, विसल ब्लोअर एक्ट डाइल्यूट हो गया बिल्कुल। इंस्टेंसेस ऑन डिमांड ड्राफ्ट, इंसिस्टेंस ऑन डिमांड ड्राफ्ट, इंसिस्ट किया जाता है जो जो आपकी फीस है, एप्लीकेशन फीस, वो डिमांड ड्राफ्ट से लेंगे। अब डीडी बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो तो बनाने वाला जानता है, राइट। वेरिंग एंड ऑफन हायर रेट्स ऑफ एप्लीकेशन फीस, किसी एक डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन फीस कुछ और दूसरे में कुछ और। लार्ज नंबर ऑफ PIOs obstructing the process, PIO is the person who is providing you the information, और वो खुद ही इस प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन डू नॉट हैव एडिक्वेट अथॉरिटीज टू एनफोर्स द आरटीआई एक्ट, अब उनको पावर ही नहीं दी गई। लॉ पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड अंडर द आरटीआई एक्ट, हमें जानकारी नहीं है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर कवर होगी और कौन सी नहीं होगी, राइट। 75% ऑफ द सिटीजंस डिससेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोवाइडेड, जिस तरीके की और जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन हमें दी गई हम उससे सेटिस्फाइड ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, कोड ऑफ एथिक्स। अब कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे पास इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि इसको कंपैरेटिव नेचर में हमारा एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाए और हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाए। तो कोड ऑफ एथिक्स में पहले बोलूंगा और कोड ऑफ कंडक्ट उसके बाद में। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एंड आफ्टर दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। इसको कंपैरेटिव में दोनों में साथ में रख के आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट बहुत बार ऐसे इंटरचेंजिंगली यूज किए जाते हैं। इनकी अगर बात करूं तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिस्ट डाउन यहां कर दिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा, पर मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देने वाला हूं वो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की इस तरीके से कि कोड ऑफ एथिक्स हमारा एक वाइडर नेचर का एस्पेक्ट है। कोड ऑफ एथिक्स हर जगह पे अप्लाई होगा, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हमारे घर में, हमारे काम करने की जगह पे, इंडिया में, पाकिस्तान में, चेन्नई में, नेपाल में, बड़े कंट्री की बात करूं, किसी स्टेट की बात करूं, किसी सिटी की बात करूं, या दो देशों की बात करूं, हर जगह अप्लाई होगा कोड ऑफ एथिक्स। दीज आर सेट ऑफ रूल्स जो हमारे पर्सनल होते हैं, हमारे एथिक्स होते हैं, हर एक इंसान को वो फॉलो करने चाहिए, राइट। अब कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करूं तो कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स में ही निकला है। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है और उस ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल जब इलेक्शन आते हैं तो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता है, दैट इज फॉर दी कंटेस्टेंट्स हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन, राइट। तो ये उनके लिए इसलिए होता है कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। पर इसका जो स्कोप है वो कोड ऑफ एथिक्स से छोटा हो गया। ये केवल कुछ ही लोगों पे अप्लाई हो रहा है और वहीं पे अप्लाई हो रहा है जब वो एनवायरमेंट क्रिएट, राइट। द नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब पब्लिक फंड्स क्या है, पब्लिक का पैसा, उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए कि वहां से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी सोसाइटी की और इकोनॉमी की डेवलपमेंट दोनों साथ में हो, इसके लिए हमारा फाइनेंस रक्त का काम करता है, खून का काम करता है। जैसे हमारी नसों में खून दौड़ता है, इसलिए नेशन की डेवलपमेंट में, नेशन की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फाइनेंस दौड़ता है। It is primarily related to the question as to how limited resources can be utilized
to the utmost and to achieve the maximum of national objective. Sources of public financing क्या है? Budgetary allocation हो गई, raising money through public through disinvestment हो गया, listing on stocks हो गया, right? Issuing bonds. अब नेक्स्ट आ गया लोन्स, हमारे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो है वहां से आ गए, IMF, वर्ल्ड बैंक, राइट? एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आ गई। तो ये हमारे सोर्सेस। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस क्या है? बहुत आसान, आंखें बंद कीजिए और अपने अंदर सोचिए, यू विल गेट द आंसर, राइट? तो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को, ना कि नेशन को, हम अपना भी अगर घर की खर्चे की बात करें तो उसमें भी देयर शुड बी इफेक्टिव फाइनेंसिंग एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस, राइट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट यू कैन से। तो सस्टेनेबल सोसाइटी to meet developmental goals like hunger, poverty, education, environmental conservation, health aspects, etc. Capacity building among unemployed youth to achieve political, social, and economic equality, to meet any unforeseen contingencies like floods, droughts, or any pandemic. Right? The next, ethical issues involved in utilization of public finances. Using public money for loss-making PSU. अब सरकार के पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई पड़ी हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, खाने को हम कहीं बहुत बड़ा स्टैचू बना दें, उसके ऊपर पैसा लगा दें, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कोई बना दें, कोई ऐसा बिजनेस शुरू कर दें सरकार का, लॉस मेकिंग हो जो पहले से घाटे में, हम इवेल्युएट कर सकते हैं घाटे में जाएगा, हम वो शुरू कर दें। लोगों के पास पहले पैसा नहीं है खाने को, उस प्रॉब्लम को हम टैकल नहीं कर रहे हैं, हम एक नया PSU खड़ा कर रहे हैं जो कि आगे जाके लॉस कमाएगा, right? Corruption in utilizing public funds, corruption, where most of the people suffering with hunger, poverty, and malnutrition, but government coming up with a new unnecessary expenses and luxury hotel meetings. लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, और टॉप ऑफिशियल्स जो हैं बड़े बड़े होटल्स में अपनी मीटिंग कर रहे हैं। पब्लिक मनी फॉर रूलिंग पार्टी कैंपेन। अब होता क्या है, कई बार माना यह जाता है कि पब्लिक रूलिंग पार्टी जो होती है, रूलिंग पार्टी, ये पब्लिक फाइनेंस सारा का सारा एलोकेट कर देती है जब इलेक्शन आते हैं अपने कैंपेन्स में, राइट? नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स क्या है, राइट? अब इसके लिए भी मैंने कुछ पॉइंट्स ये लिस्ट डाउन करे। इसमें सबसे पहले इर्रेशनल फ्रिबल्स, नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रेवरी, एन एक्ट ऑफ वेंडेटा, पॉलिसी पैरालिसिस, राइट? डेटिपिज्म। अब मान लीजिए सरकार एक पॉलिसी लेके आई और पॉलिसी वो बीच में जाके लैप्स हो गई, लैप्स, डेटिपिज्म हो गया, लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया, नो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, social equality towards social apathy towards corruption, lack of awareness and low education level to understand government financing, right? Lack of social accounting and social audit. Next, ways to strengthen public finance management. अब इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी ले आएंगे। अगर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होगी तो हमारा पब्लिक फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा हो जाएगा, राइट? अकाउंटेबल हो जाए, राइट? वैल्यू फॉर मनी हो जाए, इवैल्यूएशन मैकेनिज्म बना दे। तो ये चार ऐसे पॉइंट्स हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स, नो नीड टू गो मच इन डिटेल। आपको सिर्फ छोटा छोटा इनका नाम लिख के दो लाइनें इनके आगे, राइट? नेक्स्ट, वर्क कल्चर। अब वर्क कल्चर की बात करूं तो ये एक ऐसा माहौल है जहां हम काम कर रहे हैं और जिसमें हम काम कर रहे हैं। Work culture is a concept which deals with the beliefs, thoughts, processes and attitudes of the employees. जब हम काम कर रहे हैं हमारे मन के अंदर क्या आ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है, ये हमारा वर्क कल्चर, क्या प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं, राइट? तो वर्क कल्चर की अगर बात करूं, अगर पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा और आपकी हमेशा ग्रोथ में काम करेगा।
अगर नेगेटिव वर्क कल्चर होगा वो आपको हमेशा डिप्रेशन में ले जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट वर्क कल्चर. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टॉपिक में आज के लेक्चर की बात करूं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म सजेस्ट मेजर्स फॉर एंश्योरिंग प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस. बहुत आसान. डिस्टिंग्विश बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट विद सुटेबल एग्जांपल्स. बना बनाया खिचड़ी मैंने आपके सामने रख दिया. The Right to Information Act is not all about citizens empowerment alone. आरटीआई अकेली सिटीजन को empower नहीं कर रहा, साथ ही साथ it essentially redefines the concept of accountability. अब हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है. अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा एम्फेसिस देके, दोनों चीजें जरूरी हैं पर अकाउंटेबिलिटी को हमें आरटीआई को अकाउंटेबिलिटी की कंटेक्स्ट में ज्यादा एक्सप्लेन करना है. अब हमारा जो पिछला लेक्चर 6 था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई हैव लिस्टेड अ वेरी फ्यू फ्रॉम बोथ दिस टॉपिक्स. वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ऐसा अगर वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही लिस्ट डाउन करूं तो पूरा लेक्चर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएगा. तो रैंडमली मैंने कुछ क्वेश्चन चुना. सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज thinking of constructing a dam in a mountain valley bound by forests and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort to in dealing with the unforeseen contingencies? Firstly, introduce the project, problems, stakeholders. What are the ways for tackling the unforeseen contingencies? What can be the unforeseen contingencies? And what rational policy should government adopt? Right? Up next, laws, rules, regulations, and conscience as source of ethical guidance. ये सारा हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा. Explain the process of resolving ethical dilemmas in public administration. Right? हमने सारा कुछ अपने लेक्चर में ही डिस्कस करा. सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसी में ही आई. Right? So this was all about ethics. Your GS4, we are done with this topic. बहुत अच्छे से you can go to YouTube and watch these videos again and again so as to revise and revise. आपके सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए revise and revise is the only key. You just need to have conceptual clarity about the topics and explain yourself in your words. यूपीएससी हमारे से कुछ साइंटिस्ट या कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स की उम्मीद नहीं कर रहा. वो ऐसे लोग चाहता है जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो टॉपिक्स के बारे में. तो जब आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे. आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस लेक्चर और द एंटायर सीरीज. स्टे विद अस. थैंक यू.